दुनिया में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिन्हें देखकर लगता है कि प्रकृति और इतिहास ने मिलकर कोई रहस्यमयी कहानी लिख दी हो। पोलैंड भी ऐसा ही एक देश है जहां घने जंगलों से लेकर भूमिगत सुरंगों, विशाल किलों, नमक के शहरों और अनसुलझे रहस्यों तक सब कुछ मौजूद है। आज हम आपको पोलैंड की 10 ऐसी अद्भुत और रहस्यमयी जगहों पर लेकर चलेंगे जिनके पीछे छिपी सच्चाइयां आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। नमस्कार, वेलकम टू रहस्यमय सफर। नंबर 10। अगर आपको किसी जंगल में ऐसे सैकड़ों पेड़ दिखाई दें जिनका तना जमीन से निकलते ही लगभग 90 डिग्री तक मुड़ जाए और फिर कुछ दूरी बाद बिल्कुल सीधा ऊपर बढ़ने लगे, तो शायद पहली नज़र में आपको लगे कि ये किसी फिल्म का सेट है। लेकिन पोलैंड के पश्चिमी हिस्से में मौजूद क्रूकट फॉरेस्ट यानी टेढ़ा जंगल पूरी तरह वास्तविक है। यही वजह है कि ये जगह वर्षों से वैज्ञानिकों, इतिहासकारों, फोटोग्राफरों और पर्यटकों की जिज्ञासा का केंद्र बनी हुई है। इस जंगल में करीब 400 चीड़ के पेड़ मौजूद हैं और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि लगभग सभी पेड़ों का मुड़ने का आकार एक दूसरे से काफी मिलता जुलता है। ये पेड़ जमीन से निकलने के कुछ ही इंच ऊपर उत्तर दिशा की ओर झुकते हैं, फिर एक बड़े घुमाव के बाद वापस सीधे ऊपर बढ़ जाते हैं। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे किसी ने हर पेड़ को एक ही सांचे में ढाल दिया हो। इन पेड़ों को लगभग 1930 के दशक में लगाया गया था, लेकिन कुछ ही साल बाद इनका तना इस अजीब आकार में मुड़ने लगा। तभी से यह सवाल लोगों के मन में है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। वर्षों बीत गए, लेकिन आज तक इसका कोई ऐसा जवाब नहीं मिला जिसे सभी विशेषज्ञ पूरी तरह स्वीकार करते हों। सबसे चर्चित सिद्धांत यह है कि स्थानीय लोगों ने जानबूझकर इन पेड़ों को इस आकार में मोड़ा था। माना जाता है कि उस समय नाव, फर्नीचर या खास तरह के लकड़ी के ढांचे बनाने के लिए प्राकृतिक रूप से मुड़ी हुई लकड़ी की जरूरत पड़ती थी। इसलिए पेड़ों के छोटे रहने के दौरान उन्हें किसी तकनीक से दबाकर या मोड़कर इस आकार में बढ़ने के लिए तैयार किया गया होगा। हालांकि इस बात का कोई पक्का दस्तावेज आज तक नहीं मिला है, इसलिए इसे केवल एक संभावना माना जाता है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि भारी बर्फबारी, तेज हवाओं या किसी प्राकृतिक दबाव के कारण ऐसा हुआ होगा। लेकिन इस सिद्धांत पर भी सवाल उठते हैं। अगर मौसम ही वजह होता तो आसपास के बाकी हजारों पेड़ों का आकार भी ऐसा ही होना चाहिए था। जबकि वास्तविकता ये है कि इस जंगल के बाहर मौजूद अधिकांश पेड़ बिल्कुल सामान्य दिखाई देते हैं। यही बात इस रहस्य को और गहरा बना देती है। एक और दिलचस्प बात यह है कि जिस समय ये पेड़ बड़े हो रहे थे, उसी दौरान द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अगर वास्तव में इन्हें किसी खास उद्देश्य के लिए तैयार किया जा रहा था, तो युद्ध छिड़ने के कारण वो काम अधूरा रह गया होगा। इसके बाद समय बीतता गया, लेकिन इन पेड़ों के पीछे की असली कहानी इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई। आज क्रूकट फॉरेस्ट सिर्फ एक जंगल नहीं, बल्कि एक ऐसा प्राकृतिक रहस्य बन चुका है जो हर साल दुनिया भर से हजारों लोगों को अपनी ओर खींच लाता है। यहाँ आने वाले लोग घंटों इन पेड़ों को देखते रहते हैं, तस्वीरें लेते हैं और अपने अपने अनुमान लगाते हैं। किसी को इसमें इंसानी हुनर दिखाई देता है, तो किसी को प्रकृति का अनोखा प्रयोग। नंबर 9। अगर किसी ने आपसे कहा कि एक ऐसा महल भी है जिसमें 99 मीनारें और 365 कमरे हैं, तो शायद आपको लगे कि ये किसी परिकथा की कहानी है। लेकिन पोलैंड के दक्षिण पश्चिम में मौजूद मोजना कैसल वास्तव में ऐसा ही एक महल है। पहली नज़र में इसकी ऊंची ऊंची मीनारें, नुकीले गुंबद और शानदार वास्तुकला देखकर ऐसा लास्ता लगता है जैसे किसी फैंटेसी फिल्म का महल आपकी आंखों के सामने खड़ा हो। लेकिन इसकी असली कहानी इसकी खूबसूरती से भी कहीं ज्यादा दिलचस्प है। इस महल का इतिहास कई 100 साल पुराना माना जाता है। शुरुआती संरचना मध्यकाल में बनाई गई थी, लेकिन समय के साथ इसमें लगातार बदलाव होते रहे। 19वीं शताब्दी के दौरान यह महल टीएलए विंकलर परिवार के पास आया, जो उस समय पोलैंड के सबसे प्रभावशाली और संपन्न परिवारों में गिना जाता था। इसी परिवार ने इस महल को आज दिखाई देने वाले भव्य रूप में बदलने का काम शुरू किया। महल की सबसे बड़ी पहचान इसकी 99 मीनारें हैं। इन्हें देखने के बाद हर किसी के मन में सवाल उठता है कि आखिर इतनी सारी मीनारों की जरूरत क्यों पड़ी होगी। इसके पीछे कई कहानियां सुनाई जाती हैं। एक लोकप्रिय मान्यता यह है कि पुराने समय में अगर किसी महल में 100 या उससे अधिक मीनारें होतीं, तो उस पर विशेष कर या शाही नियम लागू हो सकते थे। इसलिए इस महल को जानबूझकर 99 मीनारों तक ही सीमित रखा गया। हालांकि इतिहासकारों के पास इस दावे का ठोस प्रमाण नहीं है, इसलिए इसे एक लोक कथा के रूप में ही देखा जाता है।
इसी तरह कहा जाता है कि महल में 365 कमरे हैं, यानी साल के हर दिन के लिए एक कमरा। यह संख्या सुनने में जितनी आकर्षक लगती है उतनी ही रहस्यमयी भी है। अलग अलग सर्वेक्षणों में कमरों की संख्या को लेकर थोड़े बहुत अंतर बताए गए हैं, लेकिन ये बात तय है कि महल इतना विशाल है कि पहली बार आने वाला व्यक्ति आसानी से इसकी गलियों और कमरों में रास्ता भूल सकता है। मोजना कैसल की वास्तुकला भी इसे बेहद खास बनाती है। इसका एक हिस्सा बारोक शैली, दूसरा नव गोथिक, जबकि तीसरा नव पुनर्जागरण शैली में बनाया गया है। यानी एक ही महल में यूरोप की कई प्रसिद्ध स्थापत्य शैलियां एक साथ दिखाई देती हैं। शायद यही कारण है कि हर दिशा से देखने पर यह महल अलग अलग रूप में नजर आता है। इतिहास के दौरान इस महल ने कई कठिन दौर भी देखे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इस इलाके पर जर्मन सेना का नियंत्रण हो गया था। युद्ध के बाद महल का उपयोग अलग अलग सरकारी कार्यों और चिकित्सा संस्थानों के लिए भी किया गया। समय के साथ इसकी मरम्मत और संरक्षण का काम हुआ, जिससे इसकी पुरानी भव्यता काफी हद तक वापस लाई जा सकी। लेकिन इस महल की पहचान सिर्फ इसकी वास्तुकला तक सीमित नहीं है। वर्षों से इसके बारे में कई रहस्यमयी कहानियां भी सुनाई जाती रही हैं। कुछ लोगों का दावा है कि रात के समय महल के कुछ हिस्सों में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं या खाली गलियारों में किसी के चलने का एहसास होता है। इन दावों की कभी वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन ऐसी कहानियों ने इस जगह को और भी रोमांचक बना दिया है। आज मोजना कैसल पोलैंड के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ हर साल हजारों पर्यटक इसकी भव्यता देखने, इतिहास को करीब से महसूस करने और इसकी अनोखी वास्तुकला की तस्वीरें लेने आते हैं। कई सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनी और विशेष आयोजन भी यहीं आयोजित किए जाते हैं। नंबर 8। जरा सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि धरती के सैकड़ों फीट नीचे एक ऐसी दुनिया बसी है जहां विशाल चर्च हैं, झूमर हैं, मूर्तियां हैं, लंबी लंबी सुरंगें हैं और यहां तक कि झीलें भी हैं, और ये सब किसी पत्थर या संगमरमर से नहीं बल्कि नमक से बना है। सुनने में ये किसी कल्पना जैसा लगता है, लेकिन पोलैंड की वियलिस्का सॉल्ट माइन वास्तव में ऐसी ही एक अद्भुत जगह है, जिसे दुनिया की सबसे अनोखी भूमिगत संरचनाओं में गिना जाता है। ये नमक की खान पोलैंड के शहर वियलिस्का में स्थित है, जो क्राकोव के पास है। माना जाता है कि यहां से नमक निकालने का काम 13वीं शताब्दी यानी लगभग वर्ष 1250 के आसपास शुरू हुआ था। उस समय नमक केवल खाने का स्वाद बढ़ाने वाली चीज नहीं था, बल्कि उसे सफेद सोना कहा जाता था। भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए नमक की बहुत जरूरत होती थी, इसलिए इसकी कीमत भी काफी अधिक थी। इसी कारण वियलिस्का सॉल्ट माइन कई सदियों तक पोलैंड की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार बनी रही। लगभग 700 वर्षों तक इस खान से लगातार नमक निकाला गया। पीढ़ियां बदलती रहीं, लेकिन यहां काम कभी पूरी तरह नहीं रुका। समय के साथ मजदूरों ने केवल सुरंगें ही नहीं खोदी, बल्कि अपने खाली समय में नमक को तराशकर मूर्तियां, स्तंभ और सजावटी आकृतियां भी बनानी शुरू कर दी। धीरे धीरे ये खान एक साधारण खदान से बदलकर एक भूमिगत कला संग्रहालय जैसी दिखाई देने लगी। इस खान का सबसे प्रसिद्ध हिस्सा है सेंट किंगास चैपल। ये एक विशाल भूमिगत चर्च है, जिसे देखकर पहली नजीफ में यकीन ही नहीं होता कि इसकी दीवारें, फर्श, वेदी, मूर्तियां और कई सजावटी हिस्से नमक से बने हैं। यहां तक कि छत से लटकने वाले कुछ झूमरों में भी नमक के विशेष क्रिस्टलों का इस्तेमाल किया गया है। रोशनी पड़ने पर ये झूमर बिल्कुल कांच की तरह चमकते हैं। वियलिस्का स्लेट माइन केवल 1 या 2 सुरंगों का नाम नहीं है। इसका पूरा नेटवर्क लगभग 300 किलोमीटर से भी अधिक लंबा माना जाता है और ये कई स्तरों में फैला हुआ है। इसकी सबसे गहरी सुरंगें लगभग 327 मीटर तक नीचे जाती हैं। हालांकि पर्यटकों के लिए इसका केवल एक छोटा सा हिस्सा ही खोला गया है, फिर भी उस हिस्से को देखने में ही कई घंटे लग जाते हैं। भूमिगत झीलें इस जगह को और भी रहस्यमयी बना देती हैं। इन झीलों का पानी इतना अधिक नमकीन है कि सामान्य व्यक्ति आसानी से उसमें डूबता नहीं, लेकिन अत्यधिक नमक होने के कारण ये पानी पीने योग्य भी नहीं होता। हल्की रोशनी में जब इन झीलों का शांत पानी चमकता है तो पूरा दृश्य किसी दूसरी दुनिया जैसा महसूस होता है। इस खान से कई दिलचस्प कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। सबसे प्रसिद्ध कथा संत किंगा की है। स्थानीय मान्यता के अनुसार उन्होंने अपनी सगाई की अंगूठी एक नमक की खान में फेंकी थी और बाद में वही अंगूठी पोलैंड की इस खान से निकले नमक के एक बड़े टुकड़े के अंदर मिली। इतिहासकार इसे धार्मिक लोक कथा मानते हैं, लेकिन आज भी ये कहानी यहाँ आने वाले पर्यटकों को सुनाई जाती है और इसी कारण भूमिगत चर्च का नाम भी सेंट किंगा के नाम पर रखा गया।
1978 में इस अद्भुत जगह को यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। ये उन शुरुआती स्थलों में से एक थी जिन्हें यह सम्मान मिला। आज यहां हर साल दुनिया भर से लाखों लोग आते हैं। कुछ लोग इसकी इंजीनियरिंग देखने आते हैं, कुछ इसकी कला को देखने, तो कुछ सिर्फ यह अनुभव करने की सदियों पहले इंसानों ने आधुनिक तकनीक के बिना धरती के नीचे इतनी अद्भुत दुनिया कैसे बना दी। नंबर 7। कल्पना कीजिए कि आप एक शांत पहाड़ी इलाके में घूम रहे हैं। चारों ओर घने जंगल हैं, ठंडी हवा चल रही है और सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है। लेकिन इसी पहाड़ के नीचे कई किलोमीटर लंबी सुरंगों का ऐसा नेटवर्क छिपा हो जिसके बारे में आज तक कोई भी पूरी सच्चाई न जान पाया हो। पोलैंड के आउल माउंटेन्स के नीचे मौजूद रीज प्रोजेक्ट बिल्कुल ऐसा ही रहस्य है। इसे यूरोप की सबसे रहस्यमयी भूमिगत परियोजनाओं में से एक माना जाता है। रीज जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है विशालकाय। ये नाम ही इस परियोजना के पैमाने का अंदाजा दे देता है। इसका निर्माण 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी ने शुरू कराया था। उस समय युद्ध का रुख बदलने लगा था और जर्मनी को ऐसे सुरक्षित ठिकानों की जरूरत महसूस हो रही थी जो दुश्मन की हवाई बमबारी से बचे रह सके। इसी उद्देश्य से पहाड़ों को काटकर विशाल सुरंगें, बड़े बड़े भूमिगत कक्ष और कई संरचनाएं बनाई जाने लगी। आज भी इस परियोजना के कई हिस्से अलग अलग स्थानों पर फैले हुए हैं। कुछ सुरंगें पर्यटकों के लिए खुली हैं, जबकि कई हिस्से अब भी बंद हैं या पूरी तरह खोजे नहीं जा सके हैं। इन्हें देखकर साफ पता चलता है कि यहाँ बहुत बड़े स्तर पर निर्माण कार्य हुआ था। कुछ कक्ष इतने विशाल हैं कि उनमें कई मंजिला इमारत आसानी से समा सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी यही है, आखिर रीज प्रोजेक्ट बनाया किस लिए जा रहा था? इतिहासकारों ने इस बारे में कई सिद्धांत दिए हैं। एक मत यह कहता है कि यह नाजी जर्मनी का नया सैन्य मुख्यालय बनने वाला था, जहां से युद्ध से जुड़े बड़े फैसले लिए जाते। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इसे हथियारों के निर्माण के लिए भूमिगत फैक्ट्री के रूप में विकसित किया जा रहा था, ताकि मित्र देशों की बमबारी से उत्पादन प्रभावित न हो। वहीं कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह परियोजना जर्मनी के शीर्ष नेताओं के लिए एक सुरक्षित बंकर प्रणाली हो सकती थी। लेकिन इन सिद्धांतों में से किसी पर भी पूरी तरह सहमति नहीं बन पाई है। इस परियोजना से जुड़ा एक बेहद दुखद पहलू भी है। माना जाता है कि इसके निर्माण में हजारों कैदियों और जबरन मजदूरी करवाए गए लोगों से काम लिया गया था। कठिन परिस्थितियां, भोजन की कमी, बीमारियां और लगातार मेहनत के कारण बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। इसलिए रीज प्रोजेक्ट केवल रहस्य का प्रतीक नहीं, बल्कि युद्ध के दर्दनाक इतिहास की भी याद दिलाता है। युद्ध समाप्त होने से पहले ही यह परियोजना अधूरी रह गई। जर्मन सेना पीछे हट गई और कई दस्तावेज नष्ट कर दिए गए। यही कारण है कि आज भी किसी के पास इसकी पूरी योजना या आधिकारिक उद्देश्य का स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं है। बाद में पोलैंड और अन्य देशों के शोधकर्ताओं ने यहां कई बार सर्वे किए, लेकिन अब तक कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिसने इस रहस्य को पूरी तरह सुलझा दिया हो। वर्षों से इस जगह को लेकर कई तरह की कहानियां भी प्रचलित हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि सुरंगों के भीतर अभी भी ऐसे बंद हिस्से मौजूद हैं जहां कोई कभी नहीं पहुंच पाया। कुछ कथाओं में छिपे हुए खजाने, गुप्त दस्तावेज या युद्धकालीन तकनीक का भी जिक्र मिलता है। हालांकि इन दावों का कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं मिला है, इसलिए इन्हें केवल लोक कथाओं और अटकलों के रूप में ही देखा जाता है। आज रीज प्रोजेक्ट का एक हिस्सा संग्रहालय और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा चुका है। यहां आने वाले लोग सुरंगों के अंदर जाकर उस अधूरे निर्माण को अपनी आंखों से देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इतनी विशाल परियोजना के पीछे असली योजना क्या रही होगी। नंबर 6। जब किसी किले का नाम दुनिया के सबसे बड़े ईंटों से बने किले के रूप में लिया जाता है, तो ये बात अपने आप में उसकी भव्यता का अंदाजा दे देती है। लेकिन पोलैंड का मालबोर कैसल सिर्फ आकार में ही विशाल नहीं है, बल्कि इसके पत्थरों और ईंटों में सदियों का इतिहास भी छिपा हुआ है। पहली बार इसे देखने वाला इंसान अक्सर यही सोचता है कि आखिर मध्यकाल में बिना आधुनिक मशीनों के इतनी विशाल और जटिल संरचना कैसे बनाई गई होगी। इस किले का निर्माण 13वीं शताब्दी के आखिर में ट्यूटोनिक नाइट्स नामक धार्मिक सैन्य संगठन ने शुरू कराया था। उस समय यह संगठन उत्तरी यूरोप में अपना प्रभाव बढ़ा रहा था और उसे एक ऐसे मुख्यालय की आवश्यकता थी जो न केवल सुरक्षित हो, बल्कि उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा का भी प्रतीक बने। इसी उद्देश्य से नोघाट नदी के किनारे इस विशाल किले की नींव रखी गई। समय के साथ इसका विस्तार होता गया और यह यूरोप के सबसे प्रभावशाली दुर्गों में गिना जाने लगा। मालबोर कैसल की सबसे खास बात यह है कि इसे लगभग पूरी तरह लाल ईंटों से बनाया गया है।
उस दौर में इतने बड़े पैमाने पर ईंटों का इस्तेमाल करना अपने आप में एक इंजीनियरिंग उपलब्धि थी। आज भी इसे क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा ईंटों से बना किला माना जाता है। इसकी मोटी दीवारें, ऊंचे बुर्ज, विशाल प्रांगण और कई स्तरों वाली सुरक्षा व्यवस्था इस बात का प्रमाण है कि इसे युद्ध को ध्यान में रखकर बेहद सोच समझकर बनाया गया था। असल में यह केवल एक किला नहीं था, बल्कि एक छोटा सा सुरक्षित शहर था। इसके भीतर सैनिकों के रहने की व्यवस्था, भोजन भंडार, अस्तबल, कार्यशालाएं, प्रार्थना स्थल, प्रशासनिक कक्ष और मेहमानों के लिए अलग हिस्से भी बनाए गए थे। यानी अगर लंबे समय तक घेराबंदी हो जाए तब भी यहाँ रहने वाले लोग काफी समय तक आत्मनिर्भर रह सकते थे। 14वीं शताब्दी में यह किला ट्यूटोनिक ऑर्डर का मुख्यालय बन गया। यहीं से बड़े बड़े सैन्य और राजनीतिक निर्णय लिए जाते थे। उस समय यह केवल पोलैंड ही नहीं, बल्कि पूरे बाल्टिक क्षेत्र की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। 15वीं शताब्दी में पोलैंड और ट्यूटोनिक ऑर्डर के बीच लंबे संघर्ष हुए। आखिरकार 1457 में यह किला पोलैंड के राजा के नियंत्रण में आ गया और फिर कई शताब्दियों तक अलग अलग शासकों के अधीन रहा। इतिहास के सबसे कठिन दौरों में से एक द्वितीय विश्व युद्ध भी था। युद्ध के दौरान मालबोर कैसल को भारी नुकसान पहुंचा। कई हिस्से बमबारी में टूट गए और सदियों पुरानी संरचनाएं मलबे में बदल गईं। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद पोलैंड ने इसके संरक्षण का बड़ा अभियान शुरू किया। वर्षों की मेहनत और ऐतिहासिक अभिलेखों की मदद से इस किले के अधिकांश हिस्सों को दोबारा उसी पुराने स्वरूप में तैयार किया गया। आज जब पर्यटक इसे देखते हैं तो शायद ही अंदाजा लगा पाते हैं कि कभी ये लगभग खंडहर बन चुका था। आज मालबोर कैसल केवल एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं, बल्कि मध्यकालीन इंजीनियरिंग, वास्तुकला और संरक्षण का शानदार उदाहरण माना जाता है। इसके संग्रहालय में पुराने हथियार, कवच, सिक्के, दस्तावेज और उस समय की जीवन शैली से जुड़ी अनेक वस्तुएं सुरक्षित रखी गई हैं। यही कारण है कि हर साल लाखों लोग यहां सिर्फ तस्वीरें लेने नहीं, बल्कि इतिहास को करीब से महसूस करने आते हैं। नंबर 5। रेगिस्तान का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के मन में अफ्रीका का सहारा या भारत का थार रेगिस्तान आता है। लेकिन अगर कोई कहे कि यूरोप के बीचों बीच हरियाली और जंगलों से घिरे पोलैंड में भी एक रेगिस्तान है, तो शायद यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगे। लेकिन पोलैंड के दक्षिणी भाग में स्थित ब्लेडोव डिजर्ट वास्तव में ऐसी ही एक अनोखी जगह है। ये यूरोप के सबसे प्रसिद्ध अंतर्देशीय रेगिस्तानों में गिना जाता है और वर्षों से वैज्ञानिकों तथा पर्यटकों दोनों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस रेगिस्तान का क्षेत्रफल आज लगभग 30 से 33 वर्ग किलोमीटर के बीच माना जाता है। हालांकि अतीत में ये इससे भी बड़ा था। यहाँ दूर दूर तक फैली महीन सुनहरी रेत, छोटे छोटे रेत के टीले और गर्मियों में उठती धूल देखकर पहली नजर में बिल्कुल नहीं लगता कि आप मध्य यूरोप में खड़े हैं। आसपास घने जंगल और बीच में फैला ये विशाल रेतीला इलाका एक बेहद अलग और हैरान कर देने वाला दृश्य प्रस्तुत करता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पोलैंड जैसे अपेक्षाकृत ठंडे और हरे भरे देश में रेगिस्तान बना कैसे? वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी शुरुआत हजारों साल पहले अंतिम हिमयुग के अंत में हुई। जब विशाल ग्लेशियर पिघलने लगे, तब उन्होंने अपने साथ भारी मात्रा में रेत और तलछट यहां जमा कर दी। सामान्य परिस्थितियों में समय के साथ इन पर पेड़ पौधे उग जाते, लेकिन बाद में इंसानों द्वारा बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई की गई। पेड़ों के हटने से तेज हवाएं रेत को लगातार उड़ाती रहीं और धीरे धीरे ये इलाका रेगिस्तान जैसा दिखाई देने लगा। यानी ये पूरी तरह प्राकृतिक भी नहीं है और पूरी तरह मानव निर्मित भी नहीं, बल्कि दोनों कारणों का मिला जुला परिणाम माना जाता है। हालांकि इस जगह को लेकर कई स्थानीय कहानियां भी सुनाई जाती हैं। पुराने समय में कुछ लोग मानते थे कि ये भूमि किसी प्राचीन श्राप का परिणाम है, जबकि कुछ लोगों का विश्वास था कि यहाँ कभी कोई बड़ा नगर था जो रहस्यमयी तरीके से नष्ट हो गया। इन कथाओं का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन उन्होंने इस जगह की रहस्यमयी पहचान को और मजबूत बना दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस रेगिस्तान का इस्तेमाल सैन्य अभ्यास के लिए भी किया गया था। इसके खुले और विस्तृत क्षेत्र के कारण सैनिकों को यहाँ रेतीले इलाकों में युद्धाभ्यास कराया जाता था। युद्ध समाप्त होने के बाद भी कई वर्षों तक ये इलाका अलग अलग सैन्य गतिविधियों से जुड़ा रहा। यही वजह है कि इतिहास और भूगोल दोनों ही दृष्टि से यह स्थान काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। समय के साथ एक नई समस्या सामने आई। धीरे धीरे आसपास के पेड़ पौधे फिर से फैलने लगे और रेगिस्तान का क्षेत्र सिकुड़ने लगा। वैज्ञानिकों और पर्यावरण विशेषज्ञों ने महसूस किया
कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले वर्षों में यह अनोखा भूभाग लगभग पूरी तरह हरियाली से ढक जाएगा। इसलिए संरक्षण परियोजनाएं शुरू की गईं, जिनके तहत कुछ हिस्सों से झाड़ियां और छोटे पेड़ हटाए गए ताकि इस रेगिस्तान का प्राकृतिक स्वरूप सुरक्षित रखा जा सके। आज ब्लेड ऑफ डिजर्ट केवल एक भौगोलिक आश्चर्य नहीं, बल्कि शोध का भी महत्वपूर्ण विषय है। यहाँ की मिट्टी, रेत, जलवायु और वनस्पतियों का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक समय समय पर आते रहते हैं। वहीं पर्यटक यहाँ की ऊंची व्यूइंग प्लेटफॉर्म से इस अनोखे दृश्य को देखने और तस्वीरें लेने के लिए दूर दूर से पहुंचते हैं। जब आप इस रेगिस्तान में खड़े होकर चारों तरफ फैली रेत को देखेंगे तो कुछ क्षणों के लिए भूल जाएंगे कि आप यूरोप में हैं। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने इस जगह पर अपने नियमों से थोड़ा अलग प्रयोग किया हो। नंबर 4। सोचिए, आप एक छोटे से पुराने चर्च के अंदर प्रवेश करते हैं। बाहर से वो बिल्कुल साधारण दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं, आपकी नज़र दीवारों पर जाती है और अचानक आप ठिठक जाते हैं। चारों ओर हजारों मानव खोपड़ियां और हड्डियां सलीके से दीवारों और छत पर सजाई गई हैं। कुछ ही सेकंड में यह एहसास होता है कि ये कोई डरावनी फिल्म का सेट नहीं, बल्कि पोलैंड की एक वास्तविक ऐतिहासिक जगह है, जिसे चैपल ऑफ स्कल्स यानी खोपड़ियों का चैपल कहा जाता है। ये अनोखा चैपल पोलैंड के दक्षिण पश्चिम में स्थित चरना नामक क्षेत्र में है। बाहर से देखने पर यह एक छोटा सा धार्मिक भवन लगता है, लेकिन इसके अंदर छिपा दृश्य इसे दुनिया की सबसे असामान्य ऐतिहासिक जगहों में शामिल कर देता है। इस चैपल का निर्माण 18वीं शताब्दी में किया गया था। इसके पीछे सबसे बड़ा नाम एक स्थानीय कैथोलिक पादरी वास्लाव तोमाशेक का माना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने आसपास के इलाकों में बिखरी मानव हड्डियों को देखकर उन्हें सम्मानजनक तरीके से एक स्थान पर सुरक्षित रखने का निर्णय लिया। कई वर्षों तक लोगों की मदद से हड्डियां इकट्ठी की गईं, साफ की गईं और फिर बहुत सावधानी से इस चैपल की दीवारों और छत में सजाई गईं। इतिहासकारों के अनुसार यहाँ मौजूद अधिकांश हड्डियां उन लोगों की हैं जिनकी मृत्यु 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान युद्धों, महामारियों और बीमारियों में हुई थी। उस समय यूरोप लगातार संघर्षों से गुजर रहा था। 30 इयर्स वॉर, साइलेजियन वॉर्स और हैजा जैसी महामारियों ने इस क्षेत्र में हजारों लोगों की जान ले ली। कई लोगों को जल्दबाजी में सामूहिक कब्रों में दफना दिया गया था। वर्षों बाद जब उन स्थानों की खुदाई हुई तो बड़ी संख्या में मानव अवशेष मिले। आज अनुमान लगाया जाता है कि इस चैपल की दीवारों और छत पर लगभग 3000 मानव खोपड़ियां और हड्डियां दिखाई देती हैं। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। कहा जाता है कि इसके नीचे बने तहखाने में 20,000 से अधिक अन्य मानव अवशेष भी सुरक्षित रखे गए हैं। यानी जो हिस्सा पर्यटक देखते हैं वो इस स्थान का केवल एक छोटा भाग है। पहली बार यहां आने वाले लोगों की प्रतिक्रिया लगभग एक जैसी होती है। कुछ लोग पूरी तरह शांत हो जाते हैं, कुछ इतिहास के बारे में सोचने लगते हैं, जबकि कुछ के लिए यह अनुभव भावुक कर देने वाला होता है। लेकिन इस जगह का उद्देश्य लोगों को डराना नहीं है। इसे इस तरह बनाया गया था ताकि युद्ध और महामारी में जान गंवाने वाले अनगिनत लोगों की याद हमेशा जीवित रहें और आने वाली पीढ़ियां समझ सकें कि मानव इतिहास ने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। समय के साथ इस चैपल से कई रहस्यमयी कहानियां भी जुड़ गईं। कुछ स्थानीय लोग मानते हैं कि रात के समय यहां असामान्य आवाजें सुनाई देती हैं या किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। हालांकि इन दावों की कभी कोई वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हुई। इतिहासकार इन कहानियों की बजाय इस स्थान के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व पर जोर देते हैं। आज चैपल ऑफ स्कल्स पोलैंड के सबसे अनोखे पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ हर साल दुनिया भर से लोग आते हैं, लेकिन अधिकांश पर्यटक यहाँ रोमांच खोजने नहीं, बल्कि इतिहास के उस कठिन दौर को समझने आते हैं जब युद्ध और बीमारियों ने पूरे शहरों की तस्वीर बदल दी थी। नंबर 3। ऊंचे ऊंचे पहाड़, चारों तरफ घने जंगल और उनके बीच शीशे की तरह चमकती नीले रंग की एक झील। पहली नज़र में इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी चित्रकार ने अपनी कल्पना को कैनवस पर उतार दिया हो। लेकिन ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि पोलैंड की सबसे प्रसिद्ध प्राकृतिक झीलों में से एक मोर्स्की ओको है। इसका नाम पोलिश भाषा में समुद्र की आंख होता है। ये नाम सुनकर अक्सर लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये झील समुद्र से सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित है। आखिर फिर इसका नाम समुद्र की आंख क्यों पड़ा? यही सवाल इस जगह को और भी रोचक बना देता है। मोर्स्की ओको पोलैंड के दक्षिणी भाग में तत्रा माउंटेन्स के बीच तत्रा नेशनल पार्क के अंदर स्थित है।
समुद्र तल से लगभग 1395 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद ये झील देश की सबसे सुंदर पर्वतीय झीलों में गिनी जाती है। इसका क्षेत्रफल लगभग 35 हेक्टेयर है और गहराई लगभग 50 मीटर तक पहुंचती है। चारों ओर ऊंची चट्टानें और पर्वत इसकी सुंदरता को कई गुना बढ़ा देते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इस झील का निर्माण हजारों वर्ष पहले अंतिम हिमयुग के दौरान हुआ था। जब विशाल ग्लेशियर धीरे धीरे पिघलने लगे, तब उन्होंने पहाड़ों के बीच एक गहरा बेसिन छोड़ दिया। समय के साथ उसमें पिघला हुआ पानी भरता गया और ये खूबसूरत झील बन गई। यानी ये प्रकृति द्वारा हजारों वर्षों में तैयार की गई एक अद्भुत रचना है। लेकिन इस झील के नाम के पीछे एक पुरानी लोक कथा भी प्रचलित है। कहा जाता था कि इस झील के नीचे कोई रहस्यमयी भूमिगत जलमार्ग है जो सीधे बाल्टिक सागर से जुड़ा हुआ है। इसी वजह से लोगों ने इसका नाम समुद्र की आंख रख दिया। आधुनिक वैज्ञानिक शोधों में ऐसा कोई संबंध नहीं मिला है, लेकिन ये कहानी आज भी स्थानीय लोगों और पर्यटकों के बीच सुनाई जाती है। इस झील का पानी इतना साफ होता है कि शांत मौसम में आसपास के पहाड़ों का पूरा प्रतिबिंब इसकी सतह पर दिखाई देता है। सुबह के समय जब हवा बिल्कुल स्थिर होती है, तो ऐसा लगता है जैसे पहाड़ पानी के ऊपर नहीं, बल्कि उसके अंदर खड़े हों। यही दृश्य हर साल लाखों पर्यटकों और फोटोग्राफरों को यहां खींच लाता है। हालांकि मोर्स्की ओको केवल अपनी सुंदरता के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है। इतिहास में ये झील पोलैंड और उस समय के हंगरी के बीच सीमा विवाद का भी हिस्सा रही। कई वर्षों तक दोनों पक्ष इस क्षेत्र पर अपना अधिकार जताते रहे। आखिरकार 1902 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने यह फैसला पोलैंड के पक्ष में सुनाया। इस तरह ये झील केवल प्राकृतिक धरोहर ही नहीं, बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बन गई। आज ये पूरा इलाका संरक्षित राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है। यहाँ वन्य जीवों की कई दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें भूरे भालू, लिंक्स, चामुआ और कई पर्वतीय पक्षी शामिल हैं। पर्यटकों से भी अनुरोध किया जाता है कि वे प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना इस स्थान का आनंद लें। सर्दियों में जब झील की सतह बर्फ की मोटे परत से ढक जाती है और आसपास की चोटियां सफेद बर्फ ओढ़ लेती हैं, तो पूरा इलाका किसी परिकथा जैसा दिखाई देता है। वहीं गर्मियों में इसका गहरा नीला पानी और हरी भरी घाटियां बिल्कुल अलग ही दृश्य प्रस्तुत करती हैं। शायद यही कारण है कि हर मौसम में मोर्स्की ओको का रूप बदल जाता है, लेकिन इसकी खूबसूरती कभी कम नहीं होती। नंबर 2, घने जंगलों के बीच ऊंचे ऊंचे पेड़ों से पूरी तरह छिपा हुआ एक ऐसा सैन्य मुख्यालय जहां से द्वितीय विश्व युद्ध के कई सबसे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इतना सुरक्षित कि इसकी असली स्थिति लंबे समय तक दुश्मनों की नजर से बची रही। लेकिन यही जगह बाद में इतिहास की सबसे चर्चित साजिशों में से एक की गवाह भी बनी। पोलैंड के उत्तर पूर्व में स्थित वुल्फ्स लेयर, जिसे जर्मन भाषा में वुल्फ शांजे कहा जाता है, आज भी यूरोप के सबसे रहस्यमय युद्धकालीन स्थलों में गिना जाता है। इस विशाल परिसर का निर्माण 1940 में नाजी जर्मनी ने शुरू कराया था। उस समय जर्मनी सोवियत संघ के खिलाफ एक बड़े सैन्य अभियान की तैयारी कर रहा था। इसलिए एक ऐसे मुख्यालय की जरूरत थी जो सुरक्षित हो, गुप्त हो और जहां से सेना की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा सके। इसी उद्देश्य से पोलैंड के घने जंगलों को चुना गया, जहां प्राकृतिक रूप से पेड़ों की आड़ इस जगह को छिपाने में मदद करती थी। ये कोई साधारण बंकर नहीं था। पूरा परिसर लगभग 250 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ था। इसमें करीब 80 से अधिक इमारतें थीं, जिनमें भारी कंक्रीट के बंकर, कमांड सेंटर, संचार कक्ष, बिजली व्यवस्था, रेलवे लाइन, सड़कें, सुरक्षा चौकियां और सैनिकों के रहने की सुविधाएं शामिल थीं। कई बंकरों की दीवारें और छतें कई मीटर मोटी थीं, ताकि वे हवाई बमबारी का सामना कर सकें। वुल्फ्स लेयर की सुरक्षा भी असाधारण थी। इसके चारों ओर कई सुरक्षा घेरे बनाए गए थे। जगह जगह चौकियां थीं, प्रवेश पर कड़ी जांच होती थी और पूरे इलाके में हजारों बारूदी सुरंगें बिछाई गई थीं। बिना अनुमति यहां पहुंचना लगभग असंभव माना जाता था। यहीं से 1941 में ऑपरेशन बारबरोसा यानी सोवियत संघ पर जर्मन आक्रमण सहित कई बड़े सैन्य अभियानों की योजना बनाई गई। इतिहासकारों के अनुसार उस समय जर्मन नेतृत्व का बड़ा हिस्सा इसी मुख्यालय से युद्ध की रणनीति तय करता था। लेकिन वुल्फ्स लेयर का नाम सबसे ज्यादा 20 जुलाई 1944 की उस घटना के कारण जाना जाता है, जिसने पूरे युद्ध का इतिहास बदलने की कोशिश की। उस दिन जर्मन सेना के अधिकारी क्लाउस वॉन स्टॉफेनबर्ग ने एक बैठक के दौरान बम से हिटलर की हत्या करने का प्रयास किया। उन्होंने एक ब्रीफकेस में विस्फोटक रखकर उसे बैठक कक्ष में छोड़ दिया। कुछ ही मिनटों बाद जोरदार धमाका हुआ
धमाका इतना शक्तिशाली था कि कमरे में मौजूद कई लोग मारे गए या गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन संयोग से बैठक की भारी लकड़ी की मेज और ब्रीफकेस की बदली हुई स्थिति के कारण हिटलर को अपेक्षाकृत मामूली चोटें आईं और वो बच गया। इस असफल प्रयास के बाद नाजी शासन ने बड़ी कार्रवाई की और साजिश में शामिल या उस पर संदेह किए गए हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया। इतिहास में इसे 20 जुलाई प्लॉट के नाम से याद किया जाता है। 1945 की शुरुआत में जब सोवियत सेना तेजी से आगे बढ़ने लगी, तब जर्मन सेना ने इस पूरे परिसर को छोड़ने का फैसला किया। पीछे हटते समय उन्होंने अधिकांश बंकरों और इमारतों को विस्फोटकों से उड़ाने की कोशिश की ताकि दुश्मन उनका उपयोग न कर सके। लेकिन इन बंकरों की दीवारें इतनी मजबूत थीं कि कई संरचनाएं पूरी तरह नष्ट नहीं हो सकीं। आज भी उनके विशाल अवशेष इस बात का प्रमाण है कि यह परिसर कितना मजबूत बनाया गया था। युद्ध समाप्त होने के बाद यहां से बड़ी संख्या में बारूदी सुरंगें हटाई गईं। बाद में इसे सुरक्षित बनाकर पर्यटकों के लिए खोला गया। आज लोग इन विशाल टूटे हुए बंकरों के बीच घूमते हैं, इतिहास से जुड़े संग्रहालय देखते हैं और उस जगह को महसूस करने की कोशिश करते हैं जहां कभी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण युद्ध संबंधी निर्णय लिए जाते थे। नंबर 1, अगर किसी महल के नीचे छिपी सुरंगों के बारे में आज भी शोध चल रहा हो, अगर उसके इतिहास में राजघराने, युद्ध और अधूरी भूमिगत परियोजनाएं एक साथ जुड़ी हों, तो जाहिर है कि वो जगह लोगों की जिज्ञासा का केंद्र बनेगी। पोलैंड का क्सियास कैसल बिल्कुल ऐसा ही महल है। ये देश का तीसरा सबसे बड़ा महल माना जाता है और अपनी भव्य वास्तुकला जितना प्रसिद्ध है, उतना ही अपने रहस्यमयी इतिहास के लिए भी। इस महल का निर्माण 13वीं शताब्दी के अंत में शुरू हुआ था। अगले कई सौ वर्षों में अलग अलग शासकों ने इसमें नए हिस्से जोड़ते गए, जिसके कारण इसकी बनावट में गोथिक, बारोक और पुनर्जागरण शैली का सुंदर मिश्रण दिखाई देता है। पहाड़ी की चोटी पर बने इस महल से आसपास की घाटियों का शानदार दृश्य दिखाई देता है, इसलिए ये स्थान रणनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। लेकिन क्सियास कैसल का सबसे रहस्यमयी अध्याय द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शुरू हुआ। 1944 में नाजी जर्मनी ने इस महल पर कब्जा कर लिया और इसके नीचे बड़े पैमाने पर खुदाई शुरू करवाई। पहाड़ों के भीतर सुरंगें बनाई गईं, भारी मशीनें लगाई गईं और हजारों मजदूरों से कठिन परिस्थितियों में काम कराया गया। इतिहासकारों का मानना है कि यह काम प्रोजेक्ट राइस से जुड़ा हुआ था, लेकिन इन सुरंगों का अंतिम उद्देश्य आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यहाँ एक सुरक्षित सैन्य मुख्यालय बनाया जा रहा था। कुछ का कहना है कि ये किसी गुप्त प्रशासनिक केंद्र की तैयारी थी। वहीं वर्षों से ऐसी कहानियां भी सुनाई जाती हैं कि युद्ध के अंतिम दिनों में यहाँ मूल्यवान कलाकृतियां, दस्तावेज या सोना छिपाया गया था। हालांकि अब तक इन दावों की पुष्टि करने वाला कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। महल के नीचे बनी कुछ सुरंगें आज भी पूरी तरह नहीं खोली गई हैं। आधुनिक तकनीकों से कई बार सर्वे किए गए, लेकिन अभी भी शोध जारी है। यही कारण है कि क्सियास कैसल रहस्य प्रेमियों और इतिहासकारों दोनों के लिए समान रूप से आकर्षण का विषय बना हुआ है। आज ये महल पोलैंड के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। पर्यटक इसके शानदार कक्षों, खूबसूरत बगीचों और भूमिगत हिस्सों का भ्रमण करते हैं। लेकिन अधिकांश लोग यहाँ सिर्फ इसकी सुंदरता देखने नहीं आते, बल्कि ये जानने आते हैं कि आखिर युद्ध के दौरान इस महल के नीचे क्या बनने वाला था। जब आप इसके विशाल गलियारों से गुजरेंगे और फिर नीचे उतरकर अधूरी सुरंगों को देखेंगे, तो साफ महसूस होगा कि इस जगह की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। शायद भविष्य में कोई नई खोज इन सुरंगों के पीछे छिपे उद्देश्य से पर्दा उठा दे। लेकिन तब तक काजी कासल पोलैंड के सबसे रहस्यमयी महलों में अपनी जगह बनाए रखेगा। तो दोस्तों, ये थे पोलैंड के कुछ सबसे रहस्यमय और अद्भुत स्थान, जहां इतिहास, प्रकृति और इंसानी कल्पना शक्ति मिलकर ऐसी कहानियां रचते हैं जो आज भी लोगों को हैरान कर देती हैं। इनमें से कौन सी जगह आपको सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप दुनिया की ऐसी ही अनोखी, रहस्यमयी और कम ज्ञात जगहों के बारे में जानना पसंद करते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारी अगली रोमांचक यात्रा आपसे छूट न जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसे रहस्य के साथ जो शायद आपकी सोच बदल दे। तब तक के लिए धन्यवाद।